जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद भावना। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एक परिचय। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। कंप्यूटर से संबंधित सभी परिभाषा, विशेषता, कार्य, पीढ़ियां जैसे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन सिंपल है और सभी को पता होगा। कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन की अवधारणा प्रस्तुत करी, इसी कारण इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ENIAC माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और इसे सामान्य प्रयोजन वाले प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटरों में प्रमुख माना जाता है। ठीक है, ENIAC को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में CPU का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU क्या है? कंप्यूटर की एक मुख्य प्रसंस्करण इकाई है और यह निर्देशों को संसाधित करने और कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, CPU बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, CPU के प्रमुख घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसमें शामिल कौन कौन है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर नहीं है, जबकि कौन है? ALU जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और जो ALU है वो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? जैसे कि अभी बताया था, अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करना, जैसे जोड़, घटाव आदि अंकगणितीय क्रियाएं करता है। यह तुलना और अन्य तार्किक क्रियाएं भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में निर्देशों को नियंत्रित और समन्वित करने वाली इकाई कौन सी है? तो ये दोस्तों कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर की विभिन्न इकाइयों और कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करती है और निर्देशों के निष्पादन का क्रम निर्धारित करने में भी ये सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, बिट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिट और बाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिट है उसका अर्थ है बाइनरी डिजिट। ठीक है, और इसका मान क्या हो सकता है? 0 या 1। तो इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इंपॉर्टेंट है, एक बाइट में कितने? 8 बिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में अक्षरों और अन्य डेटा के निरूपण में जो बाइट है वो एक महत्वपूर्ण इकाई है और एक बाइट में कितने? 8 बिट होते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल होती है? बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि बिजली बंद होने पर संग्रहित डाटा सामान्यतः इससे समाप्त हो जाता है। इसे क्या अस्थिर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म है इसका रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रोम है उसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सामान्यतः ऐसी सूचनाएं इसमें रखी जाती है जिन्हें कि नियमित कार्य के दौरान आसानी से बदला नहीं जाता, यानी कि एक परमानेंट मेमोरी है ये। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें से है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज किए जाते हैं, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और मॉनिटर में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर द्वारा संचालित जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है और इसलिए ही यह आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, जो स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए डेटा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गैर अस्थिर स्टोरेज माध्यम है हार्ड डिस्क और फ्रेंड्स, बिजली बंद होने के बाद भी इसमें डेटा बना रहता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, जो कैश मेमोरी होती है उसका उद्देश्य है प्रसंस्करण की गति बढ़ाने में सहायता करना। कैश मेमोरी तेज गति वाली मेमोरी होती है और CPU को बार बार आवश्यक डाटा और निर्देश जल्दी उपलब्ध कराने में ये सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में संसाधित किए जाने वाले कच्चे तथ्यों को क्या कहा जाता है? तो इसे डेटा कहा जाता है। ठीक है, कच्चे तथ्य और आंकड़े डेटा कहलाते हैं और प्रसंस्करण के बाद उपयोगी रूप में प्राप्त परिणाम को सूचना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा
संचालित डेटा से प्राप्त अर्थपूर्ण परिणाम को क्या कहा जाता है? तो इसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। सूचना, जो संसाधित अर्थपूर्ण डेटा है उसे सूचना कहा जाता है और सूचना निर्णय लेने और ज्ञान करने में उपयोगी होती है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर की वह विशेषता कौन सी है जिसके कारण वह बहुत कम समय में बड़ी संख्या में गणनाएं कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? स्पीड होती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणना और डेटा प्रसंस्करण कर सकता है, इसे ही स्पीड कहा जाता है और यही इसकी एक विशेषताओं में से है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन यही करता है। ठीक है, इसलिए ही इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसमें से एमएस वर्ड हो जाएगा। एमएस वर्ड उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्य जैसे कि दस्तावेज तैयार करना और इसके लिए बनाया जाता है, इसलिए ही यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बूटिंग। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर को शुरू करके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया होती है और इस दौरान सिस्टम सॉफ्टवेयर विशेषकर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले होगा इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। ठीक है, जो कंप्यूटर है पहले डेटा को प्राप्त करेगा, उसके बाद प्रसंस्करण करेगा इसका, यानी कि प्रोसेसिंग करेगा और अंत में परिणाम आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कौन सी विशेषता यह बताती है कि वह लगातार कार्य करने पर भी सामान्यतः मनुष्य की तरह नहीं थकता है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं परिश्रमशीलता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कंप्यूटर लगातार एक समान कार्य करता है और इसलिए इसमें मनुष्य जैसी थकान नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे अलग अलग प्रकार के कार्य करने योग्य बनाती है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है? इसे वर्सैटिलिटी बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा। कंप्यूटर गणना, दस्तावेज, संचार, डेटा और प्रसंस्करण जैसे अनेक कार्य कर सकता है और इसकी क्षमता को बहुमुखी प्रतिभा कहा जाता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर की शुद्धता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स जो सही डेटा और सही निर्देश है, कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है और गलत डेटा या गलत निर्देश देने पर परिणाम भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? तो फ्रेंड्स इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर बड़े आकार के होते थे और अधिक ऊर्जा खपत वाले होते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ? तो सबसे पहले कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ था और इसके बाद हुआ था ट्रांजिस्टर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर छोटे होते थे और तेज और अधिक विश्वसनीय होते थे, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के मुकाबले कंप्यूटर की साइज थोड़ी छोटी होती थी इसमें। ठीक है, सेकेंड पीढ़ी में। नेक्स्ट है प्रति पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख तकनीक क्या थी? तो जो थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की उसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंप्यूटर अधिक छोटे और तेज होते थे, यानी कि सबसे जो प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के मुकाबले इसमें कंप्यूटर की साइज छोटी होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता रही? तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है माइक्रो प्रोसेसर। चतुर्थ पीढ़ी में इसका जो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है उसका विकास हुआ और इसी दौर में व्यक्तिगत कंप्यूटर का तेजी से विस्तार भी हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर में मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो फ्रेंड्स डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। इसमें छेदों के पैटर्न द्वारा जानकारी प्रदर्शन की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसे निबल कहा जाता था 4 बिट के समूह को, यानी कि 4 बिट में एक निबल होगा तो 8 बिट में 1 बाइट के बराबर होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा कंप्यूटर की भाषा का सबसे निम्न स्तर माना जाता है? तो सबसे निम्न स्तर है इसमें से मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा 0 और 1 के जो बाइनरी कोड है उसमें होती थी और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर सीधे समझ सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसे असेंबलर कहा जाता है। जो मशीन भाषा है असेंबली भाषा उसको मशीन भाषा में बदलता है। ठीक है, और यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग से संबंधित है। कौन सा? असेंबलर। अगला प्रश्न है
उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती थी उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता था। यहाँ उच्च स्तरीय भाषा को मशीन द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले रूप में बदलता था। ठीक है, और जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम का अनुवाद एक ही साथ कर सकता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर के स्थायी स्टोरेज का उदाहरण है? यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज की बात करें तो इसमें SSD हो जाएगा, एक गैर स्थिर स्टोरेज डिवाइस है। और फ्रेंड्स, ये बिजली बंद होने के बाद भी इसमें डेटा बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, SSD में डेटा संग्रहित करने के लिए मुख्यतः किस प्रकार की टेक्निक का यूज होता था? तो इसमें दोस्तों फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता था। SSD में सामान्यतः जो NAND फ्लैश मेमोरी है इसका प्रयोग होता था और इसमें घूमने वाली यांत्रिक डिस्क नहीं होती थी। ओके, अगला है, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें से हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क है वो दीर्घकालिक डेटा संग्रहण के लिए उपयोग होती है और सेकेंडरी डिवाइस का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है? फ्रेंड्स, CPU रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर CPU के अंदर स्थित बहुत तेज मेमोरी के स्थान होते थे और CPU द्वारा तत्काल उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देश इसमें रखे जा सकते थे। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो आंतरिक मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य आंतरिक मेमोरी का हिस्सा है रैम और CPU इसे सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा का मुख्यतः कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वो असतत या फिर द्वि आधारित डेटा, जो बाइनरी डेटा है उसका प्रयोग करता है, असतत रूप में संसाधित। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में बाइनरी 0 और 1 का व्यापक यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा से संबंधित होता है? तो कंटिन्यूस डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे तापमान या दबाव जैसी सतत राशियां। ओके, नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसका संचालन होता है? तो ये होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और फ्रेंड्स, इसका उपयोग विशेष वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के कार्यों में किया जाता है? तो इसका अत्यंत जटिल और बड़े पैमाने की गणनाएं होती है, उनके लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम जैसे कि मौसम मॉडलिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान और सिमुलेशन जैसे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाली संस्था कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, ये थी सीडेक, जिसने की पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया। और सीडेक ने भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर विकसित किए। तो याद रखेंगे, जो परम श्रृंखला है उसके सुपर कंप्यूटर इसी के द्वारा विकसित किए गए हैं, सीडेक के। और परम 8000 को भारत के प्रमुख प्रारंभिक स्वदेशी कंप्यूटर में माना जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। कंप्यूटर में BIOS यानी कि बायोस का मुख्य कार्य क्या है? फ्रेंड्स, इसका प्रमुख कार्य है प्रारंभिक हार्डवेयर को आरंभ करना। ठीक है, बायोस पारंपरिक जो PC है उसका फायरवेयर का एक प्रकार है और यह सिस्टम की प्रारंभिक स्टार्टअप में हार्डवेयर की जांच और आरंभ करने में भूमिका निभाता है। ओके, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फर्मवेयर का क्या होता है? फ्रेंड्स, जो फर्मवेयर है वो होता है हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो फर्मवेयर है वो हार्डवेयर के संचालन के लिए आवश्यक निम्न स्तरीय सॉफ्टवेयर होता है और यह सामान्यतः गैर अस्थिर मेमोरी में संग्रहित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बूट लोडर का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और आवश्यक भागों को लोड करने में सहायता करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो GUI है उसमें उपयोगकर्ता ग्राफिकल तत्वों के माध्यम से कंप्यूटर में संवाद करता है। इसमें आइकन, विंडो, मेन्यू जैसे तत्व हो सकते हैं। जो आइकन बने होते हैं डेस्कटॉप पर वो वाले विंडो, मेन्यू जैसे तत्व इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, CLI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CLI? तो इसका फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस की तुलना में टेक्स्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, CLI में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इनको संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने का उद्देश्य होता है किसी भी दो या अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए फाइल, प्रिंटर और नेटवर्क सेवाएं साझा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की एक सीमा होती है? फ्रेंड्स, कंप्यूटर की सीमा क्या है? स्वयं निर्णय लेने के लिए मानवीय बुद्धि का अभाव, यानी कि फ्रेंड्स, कंप्यूटर निर्देशों और दिए गए डेटा के आधार पर ही कार्य करता है। उसमें मनुष्य जैसी स्वतंत्र भावनात्मक सामान्य बुद्धि नहीं होती है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन किए हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। आज हमने कंप्यूटर का पार्ट 1 किया है। इसके अलावा अगली क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।